नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के पार्ट 25 पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या आरजी स्मार्ट क्लास के एंड्रॉयड ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो याद रखेंगे, हरित क्रांति का जो संबंध है वो है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति का जो संबंध है ये खाद्यान्न उत्पादन से है और भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत में खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से और भारत जो है वो दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है। अगर हम लोग हरित क्रांति की बात करें तो विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है, याद रखेंगे, विश्व में जो हरित क्रांति का जनक है वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। विश्व में हरित क्रांति का जो जनक है वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। और अगर आपसे पूछें कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो ये कहा जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जो जनक है किसे कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है, जैसा मैंने आपको बताया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखेंगे जो श्वेत क्रांति का जनक है यह कहा जाता है वर्गीस कुरियन को। वर्गीस कुरियन जो है ये अमूल कंपनी के फाउंडर हैं, याद रखेंगे, वर्गीस कुरियन अमूल कंपनी के फाउंडर हैं, तो इन्हीं को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो पीली क्रांति का जो संबंध है यह है तिलहन उत्पादन से। ठीक है, याद रखेंगे, पीली क्रांति का जो संबंध है किससे है, यह है तिलहन उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो कृष्ण क्रांति का जो संबंध है यह है बायोडीजल उत्पादन से। और आपको पता होगा जो बायोडीजल है यह जेट्रोफा जो नामक पौधा है उससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जो जेट्रोफा नामक पौधा है इससे बायोडीजल जो है प्राप्त किया जाता है और इसको हिंदी में बोलते हैं रतन ज्योत। हिंदी नाम भी इसका याद रखेंगे जेट्रोफा का। जेट्रोफा को हिंदी में रतन ज्योत कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन से। और आपको पता होगा कि लाइकोपेन, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो लाइकोपेन है ये किसमें पाया जाता है। तो याद रखेंगे जो लाइकोपेन है ये टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, तो लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, टमाटर उत्पादन से। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बादामी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो बादामी क्रांति का संबंध जो है यह है मसाला उत्पादन से। और भारत में आपको पता होगा जो केरल है इसको मसालों का राज्य कहा जाता है। सर्वाधिक जो मसाला का उत्पादन है भारत में वो होता है केरल में, याद रखेंगे। केरल में एक झील है जिसका नाम है बेम्बानद झील। केरल में एक झील है जिसका नाम है बेम्बानद झील जो कि नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे, केरल में स्थित जो बेम्बानद झील है ये नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा केरल में स्थित जो साइलेंट वैली है ये भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला स्थान भी है। अगर हम लोग फूलों की घाटी की बात करें तो जो फूलों की घाटी है याद रखेंगे वो उत्तराखंड में स्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, केरल में। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो है वो है फल उत्पादन से। याद रखेंगे, सुनहरी क्रांति का संबंध जो है किससे है, फल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि अमृत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो अमृत क्रांति का संबंध है नदी जोड़ो परियोजना से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अमृत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, याद रखेंगे, नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का जो संबंध है ये किस क्षेत्र से है। तो सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन से। रेशम का जो कीट होता है ये शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। याद रखेंगे, रेशम का जो कीट होता है ये शहतूत के पेड़ पे पाला जाता है। और भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। तो राज्य भी आप याद रखोगे, भारत में सर्वाधिक रेशम कीट का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है कि एपीकल्चर का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। तो एपीकल्चर का जो संबंध है यह है मधुमक्खी पालन से। मधुमक्खियों से आपको पता होगा कि शहद के अलावा मोम भी प्राप्त होता है। ठीक है, मधुमक्खियों से शहद के अलावा मोम भी प्राप्त होता है। और इससे पहले जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय क्या होता है। तो आप याद रखेंगे अक्टूबर से दिसंबर तक। मधुमक्खी पालन का जो सबसे उपयुक्त समय होता है वो होता है अक्टूबर से दिसंबर तक। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा इसको।
अगला प्रश्न है कि फ्लोरीकल्चर का संबंध है। तो फ्लोरीकल्चर का जो संबंध है, फ्लोरीकल्चर का जो संबंध है ये है फूलों के उत्पादन से। फ्लोरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? फूलों के उत्पादन से। और अगर आपसे पूछें कि विश्व में सबसे बड़ा जो पुष्प है, सबसे बड़ा जो फूल है वो कौन सा होता है, तो विश्व में जो सबसे बड़ा फूल है वो होता है रैफ्लेशिया। विश्व में सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है? रैफ्लेशिया। और विश्व में जो सबसे छोटा फूल है, विश्व का जो सबसे छोटा फूल है वो है वुल्फिया। तो इन क्वेश्चंस को भी आप याद रखेंगे। सबसे बड़ा फूल रैफ्लेशिया, सबसे छोटा फूल वुल्फिया। अगला क्वेश्चन है कि विटीकल्चर, विटीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो विटीकल्चर का संबंध जो है वो है अंगूर उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्मी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से। किसानों का मित्र कहा जाता है केचुए को, याद रखेंगे। पोमोकल्चर, पोमोकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसको भी याद कर लीजिए। पोमोकल्चर का जो संबंध है ये है फलों के उत्पादन से। अगर हम लोग फलों की बात करें तो आम के उत्पादन में, याद रखेंगे, आम के उत्पादन में जो है वो मलिहाबाद भारत में पहले स्थान पर है। मलिहाबाद लखनऊ के पास में है, तो ये आम के उत्पादन में अग्रणी है। अगर आपसे पूछें अमरूद, तो याद रखिएगा अमरूद के उत्पादन में जो इलाहाबाद है, अमरूद के उत्पादन में जो इलाहाबाद है वो पहले स्थान पर है। ठीक है। संतरा का अगर उत्पादन पूछें तो संतरे के उत्पादन में जो नागपुर है वो पहले स्थान पर है। ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये आपके फल हैं, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है कि ओलेरी कल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ओलेरी कल्चर का जो संबंध है वो है सब्जियों के उत्पादन से। ओलेरी कल्चर का संबंध है सब्जियों के उत्पादन से। एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि जो कचनार के फूल हैं, जो कचनार के फूल हैं उससे सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो याद रखेंगे कचनार के फूलों की जो सब्जी है वो बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सहजन के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो सहजन के जो फूल की सब्जी है वो बनाई जाती है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको भी याद कर लें। और केले के फूल की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो जो केले के फूल की सब्जी है ये याद रख लें, ये बनाई जाती है केरल में। तो एग्जाम में पहले भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा इनको। अगला क्वेश्चन है कि हार्टिकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हार्टिकल्चर का जो संबंध है वो है बागवानी से। हार्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? तो भारत के 51% भूभाग पर कृषि की जाती है। और अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यूरोप का भारत जो है वो किसे कहा जाता है? तो यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो उसी तरह से जो यूरोप का भारत है वो कहते हैं इटली को, क्योंकि इटली जो है वो यूरोप में एक कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर चरागाहों का विस्तार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर चरागाहों का विस्तार है? याद रखेंगे 4%। भारत के 4% भूभाग पर जो है वो चरागाहों का विस्तार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार है? तो भारत के 24.39% भूभाग पर वनों का विस्तार है। और आपको पता होगा कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो मैदानी क्षेत्र हैं, तो मैदानी क्षेत्र के 33% भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। और अगर हम लोग पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में 68 यानी कि 68% भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वनों वाला राज्य जो है वो है, देश जो है वो है रूस। विश्व में सर्वाधिक वनों वाला देश कौन सा है? रूस। और विश्व में अगर पूछेंगे सर्वाधिक वर्षा वन वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा वन वाला देश है, याद रखेंगे, वो है ब्राजील। भारत की बात करें अगर, तो भारत में सर्वाधिक जो वनों वाला राज्य है, भारत में जो सर्वाधिक वनों वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला अगर राज्य पूछें तो वो है मिजोरम। ठीक है। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा मिजोरम। याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। चलो अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में वनों का क्षेत्रफल 75% से अधिक भूभाग पर है? तो भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जहां पे 75% से अधिक क्षेत्रफल पर वन जो है उनका विस्तार है। और आप याद रखोगे कि भारत का एक पड़ोसी देश है भूटान। भारत का एक पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान। तो भूटान ने अपने संविधान में यह प्रावधान किया है कि भूटान के 70% से अधिक भूभाग पर वनों का होना अनिवार्य है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य। तो अभी आपको मैंने बताया इसका आंसर। भारत में सर्वाधिक जो वनों वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और इसके अलावा भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, तो याद रखेंगे वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित हैं। और इसके अलावा अगर आपसे पूछें कि भारत में सर्वाधिक वन्यजीव विहार, भारत में सर्वाधिक वन्यजीव विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित हैं, तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार।
भारत में सर्वाधिक जो वन्य जीव विहार हैं या फिर वन्य जीव अभयारण्य हैं वो अंडमान निकोबार में स्थित हैं, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के बाद भारत में दूसरा सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अभी आपने देखा भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और भारत में दूसरा सर्वाधिक वनों वाला राज्य अगर पूछें कौन सा है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है मिजोरम। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। और अगर पूछें कि भारत में दूसरा सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है, तभी भी आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वनों वाला केंद्र शासित प्रदेश। अगर सर्वाधिक वनों वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेंगे तो आंसर होगा आपका अंडमान निकोबार। सबसे अधिक वनों वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे, वो है अंडमान निकोबार। और यहाँ पे पूछा गया कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। ठीक है, तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है अंडमान निकोबार, जबकि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। याद कर लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत की जो वृद्धि है वो किस राज्य में जो है देखी जा रही है? तो आपका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वन प्रतिशत की जो वृद्धि वाला राज्य है वो राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। याद कर लीजिएगा। और प्रसिद्ध जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, प्रसिद्ध जो तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ठीक है, ये कहाँ स्थित है? तो ये तिरुमाला पहाड़ी पर स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? तो भारत की 65.70% जो जनसंख्या है ये कृषि क्षेत्र में कार्यरत है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो राष्ट्रीय आय, जो भारत की राष्ट्रीय आय है, तो उसमें कृषि क्षेत्र का जो प्रतिशत है वो मात्र 18% है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? सही आंसर उत्तर प्रदेश। खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में पहले स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, और भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन अगर पूछे कहाँ होता है तो ये भी आप याद रखेंगे, वो होता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है। इसके अलावा गेहूं, चावल, इनके उत्पादन में भी चीन विश्व में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों और सब्जियों के उत्पादन में कौन सा देश दूसरे स्थान पर है? तो इसमें सही आंसर है भारत। और गेहूं और चीन का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, उसके बाद में भारत जो है गेहूं और चावल के उत्पादन में भी विश्व में दूसरे स्थान पर है। चलिए देखते हैं कल के प्रश्न का उत्तर। तो इससे पहले मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो सही आंसर है 1973, यानी कि 1973। आप याद रखोगे, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है ये की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? याद रखेंगे, ये की गई थी सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य में की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तराखंड राज्य में की गई थी, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। याद रखिएगा, वर्ष 1973 में। चिपको आंदोलन से ही इंस्पायर होकर एपिको आंदोलन की भी शुरुआत की गई। चिपको आंदोलन से ही प्रेरित होकर एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और एपिको आंदोलन की शुरुआत की गई थी वर्ष 1983 में, 1983 में। और एपिको आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में की गई थी, कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? याद कर लें, वर्ष 1973 में। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वन जो है वो किस देश में स्थित हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में जो सर्वाधिक वर्षा वन है, रेन फॉरेस्ट हैं, वो किस देश में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप RG स्मार्ट क्लास के एंड्रॉयड ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए RG स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।